नमस्कार, होमल टीवी भारत में आपका स्वागत। दिल्ली में क्वाड देशों के विदेश मंत्री की अहम बैठक संपन्न हो गई है। बैठक के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त प्रेस बयान जारी करते हुए कहा है कि मौजूदा वैश्विक हालत और इंडो पैसिफिक क्षेत्र के मुद्दों पर व्यापक चर्चा हुई। इस जयशंकर ने कहा है कि क्वाड की चारों सदस्य समुद्री लोकतंत्र और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांति, स्थिरता और सहयोग को मजबूत करने के लिए लगातार मिलकर काम कर रहे हैं और बैठक में समुद्र सुरक्षा, निगरानी व्यवस्था और लॉजिस्टिक्स नेटवर्क और अंतर्राष्ट्रीय केबल सुरक्षा, ट्रेनिंग क्षमता निर्माण और मानवीय सहायता एवं आपदा राहत यानी HADR गतिविधियों पर विशेष जोर दिया गया है। और विदेश मंत्री ने कहा है कि आने वाले समय में क्वाड देशों के बीच सहयोग को और गहरा किया जाएगा और ताकि क्षेत्रीय सुरक्षा और वैश्विक स्थिरता को मजबूती मिल सके। Minister Wong, Minister Motegi, Secretary Rubio, ladies and gentlemen. We've just concluded a very substantive and productive meeting of the Quad foreign ministers, and I thank Penny, Toshi, Marco for being here, making the effort, and for what's, as I said, been a very, very good meeting. Now, this is our first meeting in 2026. We had met twice in 2025. Understandably, much of the discussions and indeed the bilateral exchanges were devoted to the current state of the world. Being Quad, we naturally focused on issues of particular relevance to the Indo-Pacific. Because we are four maritime democracies located at different ends of the Indo-Pacific, the exchange of perspectives was an exercise of considerable value. The maritime domain has seen a steady expansion of collaboration, including surveillance and domain awareness, logistics network, undersea cables, training, capacity building, and HADR activities. We will be continuing to deepen these areas in the times ahead. We spent some time on the question of safe and unimpeded maritime commerce and reaffirmed the significance of scrupulously observing international law. Our four nations are also market economies. We believe strongly that economic resilience should be promoted, that supply chains should be strengthened, trusted and secure technologies diffused, and production capacities enhanced. Our deliberations touched on the current energy and fertilizer availability as well as that of critical. अब बात करते हैं बढ़ती तेल कीमतों और उस पर सियासी बयानबाजी की। पटना में बिहार भाजपा अध्यक्ष संजय सरावगी ने पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को वैश्विक समस्या बताया। उन्होंने कहा है कि पूरी दुनिया में तेल के दाम बढ़ रहे हैं और इसका असर भारत पर भी पड़ रहा है। और संजय सरावगी ने दावा किया है कि भारत की आर्थिक स्थिति कई अन्य देशों की तुलना में बेहतर है और देश में पेट्रोल डीजल की कीमतें भी दूसरे देशों के मुकाबले कम हैं। उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के बयानों का जनता गंभीरता से नहीं लेती। फिलहाल बढ़ती महंगाई और ईंधन कीमतों को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। देखिए, जो लोग भ्रष्टाचार मैन रहे हैं अपने समय में, जब कांग्रेस की सरकार थी तो आसमान से पाताल तक इन लोगों ने लूटा था, कितने लोग जेल गए थे। तो आज यशस्वी प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, वैश्विक समस्या है ये कोई भारत की समस्या नहीं है, इंडिया की समस्या नहीं है। पूरे विश्व में तेल का कीमत बढ़ रही है तो देश में भी बढ़ रही है। लेकिन आज भी आर्थिक स्थिति जो भारत की है वो अन्य देशों से बहुत बेहतर है। और पता नहीं कांग्रेस कहाँ से बोलती है, क्या बोलती है। कांग्रेस की बातों को तो मैं बराबर बोलता हूँ, इनको कोई गंभीरता से भी नहीं लेता है। राहुल गांधी की बात को कोई भी गंभीरता से नहीं लेता है। ऐसे ऐसे शब्द का ये इस्तेमाल करते हैं जैसे दुश्मन देश के प्रवक्ता बोल रहा हूँ, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। इनके छुटवैये नेता भी जो है राहुल गांधी जो बोलते हैं उसी पर जो है अनुसरण करते हैं। इसलिए आज भारत की आर्थिक स्थिति मजबूत है,
और जहां तक डीजल पेट्रोल का दाम है, तो डीजल पेट्रोल तो वैश्विक समस्या, पूरे विश्व के प्रत्येक देश बढ़ रहे हैं, उसके बाद भी अन्य देशों से कंपैरिजन करिएगा तो उस तुलना में भारत का अभी भी, क्योंकि भारत ने स्पेशल एक्साइज ड्यूटी कम किया इसलिए बहुत कम है। और ये तो भ्रष्टाचारी लोग रहे हैं, इनके समय में क्या सब नहीं हुआ। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री पर आज कोई भी उंगली नहीं उठा सकता है। देश के 140 करोड़ देशवासी और विश्व में सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय प्रधानमंत्री जी। अब बात अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर बढ़ते तनाव की। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि यहाँ महत्वपूर्ण जल धम मध्य बिना किसी तोल के खुला रहना चाहिए। मार्को रूबियो ने कहा है कि वहाँ जो कुछ हो रहा है वहाँ गैरकानूनी, अवैध, अस्थिर और अस्वीकार्य है। उन्होंने यह भी कहा है कि ईरान को छोड़कर दुनिया का कोई भी देश तोल प्रणाली को स्वीकार नहीं करता और दरअसल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया के सबसे अहम समुद्री व्यापार मार्गों में से एक माना जाता है, जहां बड़ी मात्रा में कच्चे तेल की सप्लाई होती है। ऐसे में इस क्षेत्र में तनाव बढ़ने से वैश्विक ऊर्जा बाजार पर असर पड़ सकता है। They're going to be open one way or the other. So they need to be open. What's happening there is unlawful, it's illegal, it's unsustainable for the world, it's unacceptable. I don't know of any country in the world that does it. The Russians are not in favor of a tolling system. The Chinese are not in favor of a tolling system. I mean, there's no country in the world that's in favor of a tolling system except the regime in Iran. So that's not acceptable. That cannot happen. The straits need to be open, unimpeded, without tolls. And obviously that needs to happen immediately as soon as anything's agreed to. Well, look, I think our position is well stated. The President had a very important, I think, historic call just a couple days ago with a number of leaders from the region. I think there's strong alignment and agreement on what a preliminary draft should look like. I think that, like anything with something like this, it's going to take a couple days to settle on, even down to the disagreements over a word, sentence. So we'll have to work through that. If there's going to be a deal, we're going to have to work through that. But this is, it's either going to be a good deal or there isn't going to be one. पश्चिम बंगाल की राजनीति से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां टीएमसी पार्षदों को लेकर बसपा ने राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है। उत्तर 24 परगना में पश्चिम बंगाल सरकार की मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि यहां बेहद दुखद है कि टीएमसी के कई पार्षद जो पिछले 15 वर्षों में पदों पर थे, अब या तो इस्तीफा दे रहे हैं या फिर दफ्तर नहीं आ रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि इतने वर्षों तक टीएमसी नेताओं को बंगाल के लोगों को लूटने का मौका मिला और उन्होंने वही किया। और अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि अब बसपा सरकार आने की संभावना से उन्हें डर है कि वे आगे ज़्यादा भ्रष्टाचार नहीं कर पाएंगे और उन्होंने इसे गैर जिम्मेदारी और स्वार्थी राजनीति का उदाहरण बताया। It is very unfortunate that TMC councillors, who have been there in position in the last 15 years, suddenly when BJP government has come, they are either resigning or they are not coming to office. Now, it only shows their irresponsibility and their selfish nature. That all these 15 years, they had they did, and they had the opportunity to steal and loot the people of Bengal. They did it. And now they are thinking, and they are understanding, and they are very much sure that after our government has come, Mr. Shubhendu Adhikari's government is in place, they will not be able to steal much. But it only shows their irresponsibility. Another 12-15 days left for monsoon. And right now, these councillors are resigning or not coming. But, we are very determined to, give services to our people. Nobody is indispensable. My team is there. Government's team is there. Our field workers are there. We have done a few meetings. From 1st of June, I'm going to North Bengal to be on the ground and look into these black spots, which are the problematic areas.
And I'm sure we are going to make a difference, maybe not complete 100%, but definitely we'll try so that the people of Bengal don't suffer during monsoon. अब बात सीएनजी की बढ़ती कीमतों और उस पर सियासी प्रतिक्रियाओं की। पटना में बिहार के मंत्री रामकृपाल यादव ने सीएनजी के दाम बढ़ने पर कहा कि दुनिया भर में पेट्रोलियम पदार्थों की कमी बनी हुई है और भारत सरकार लगातार इस स्थिति को संभालने में जुटी हुई है। उन्होंने कहा है कि भारत से पहले दुनिया के कई देशों में पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में 40 से 50% तक बढ़ोतरी हो चुकी है और सरकार को इस संकट से निपटने और आपूर्ति बनाए रखने के लिए मजबूरी में दाम बढ़ाने पड़े हैं। और रामकृपाल यादव ने यह भी कहा है कि सरकार लगातार निगरानी कर रही है कि ताकि आम जनता पर महंगाई का बोझ कम पड़े। दुनिया में पेट्रोलियम पदार्थ के क्राइसिस है, दुनिया में, और दुनिया से बाहर तो हम है नहीं, भारत दुनिया से बाहर नहीं ना है। और इस क्राइसिस को मैनेजमेंट करने के लिए भारत की सरकार लगातार तत्परता के साथ लगी हुई है। और जो महंगाई बोलता है कि महंगी हो गई पेट्रोलियम पदार्थ, तो हम लोगों से पहले दुनिया के कई ऐसे देश हैं जहां 40% से 50% की वृद्धि हुई है पेट्रोलियम पदार्थ के सामग्री में। अब मजबूरी में इस क्राइसिस को मेंटेन करते हुए सरकार को थोड़ी महंगी पेट्रोलियम पदार्थ करने के लिए मजबूरी है। बावजूद इसके सरकार लगातार इस बात को मॉनिटरिंग कर रही है बारीकी से के साथ कि जनता पर कम बोझ पड़े। पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई, 3 रुपया प्रति लीटर बढ़ोतरी हो गई है। हाँ, मैं तो मान ही रहा हूं कि 3 रुपया प्रति लीटर बढ़ोतरी हो गई है। ये इससे ज्यादा अधिक बढ़ोतरी दुनिया के विभिन्न देशों में हुआ है भाई। उसके मुताबिक हमारे यहाँ कम बढ़ोतरी हुई है और सरकार बहुत इसको मैनेजमेंट करने की कोशिश कर रही है ताकि लोगों को कष्ट कम उठाना पड़े। सर, कोयम्बटूर में अब बात बसपा और कांग्रेस के बीच तेज होती सियासी बयानबाजी की। दिल्ली में बसपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है। तरुण चुग ने कहा है कि राहुल गांधी बिना तथ्यों के लगातार बयान देते रहते हैं। उन्होंने दावा किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की युवा पीढ़ी विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए लगातार मेहनत कर रही है। उन्होंने कहा है कि आज भारत में युवा स्टार्टअप और इनोवेशन, डिजिटल इंडिया और एआई जैसे क्षेत्रों में दुनिया भर में नई पहचान बना रहे हैं। बसपा नेता ने कांग्रेस पर युवाओं को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि राहुल गांधी का बयान विदेशी आंकड़ों को खुश करने की कोशिश और उनकी हताशा को दर्शाता है। राहुल गांधी एक कुंठित मानसिकता के डिप्रेस्ड मंद बुद्धि बालक की तरह बिना तथ्यों के बोलते रहते हैं। भारत की जेन जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में कदम से कदम मिलाकर मेहनत की पराकाष्ठा कर रही है। आज देश का युवा स्टार्टअप, स्टैंडर्ड स्टार्टअप, इनोवेशन, डिजिटल इंडिया, एआई और वैश्विक नेतृत्व की नई पहचान विश्व मंच पर बना रहा है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा युवाओं को भ्रमित करने और संस्थाओं को बदनाम करने का कार्य किया है। राहुल गांधी का ये बयान अपने विदेशी आकाओं को खुश करने के लिए और ये बयान उनकी हताशा, निराशा, डिप्रेस्ड मानसिकता का हिस्सा दिख रहा है। भारत की जेन जी प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व पर विश्वास करती है क्योंकि पिछले 12 वर्षों में युवाओं को अवसर और सम्मान, अधिकार और वैश्विक मंच पर एक नई पहचान, नई ऊंचाई, नया आयाम प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में
मिला है और निश्चित रूप से भारत की जेन जी देश की प्रगति में लगी हुई है और राहुल गांधी का ये बयान देश के युवाओं का अपमान है। पंजाब में चुनावी माहौल के बीच आम आदमी पार्टी के नेताओं की ओर से मतदान को लेकर अपील की जा रही है। मोहाली विधानसभा क्षेत्र में आम आदमी पार्टी विधायक कुलवंत सिंह ने लोगों से अपनी वोट का इस्तेमाल करने की अपील की। उन्होंने कहा है कि वोट का अधिकार लोगों को बहुत मुश्किल से मिला है, इसलिए हर नागरिक को मतदान जरूर करना चाहिए। कुलवंत सिंह ने आगे कहा है कि सरबजीत सिंह सामाना पहले ही 2 कार्यकाल पूरे कर चुके हैं और लोगों की सेवा की है और उन्होंने विश्वास जताया है कि जनता उनके पिछले कामों को देखते हुए उन्हें फिर से समर्थन देगी। क्या कहना चाहेंगे, लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं लोगों को से अपील कर, मैं शुरू से लेके आज तक एक ही अपील करता आया हूं कि आप अपने वोट के अधिकार का इस्तेमाल जरूर करें, क्योंकि ये वोट का अधिकार हमारे को बहुत मुश्किल से मिला है। जो जब आज़ादी मिली थी उससे पहले हमारे शहीदों ने कितनी शहीदियां दी, उन शहीदियों के बाद ये हमारे को अधिकार मिला है। अपने अधिकार की वर्तों करने के लिए जरूर आऊँ और योग कैंडिडेट चुन ताकि वो मोहाली की सेवा कर सके। आपके बेटे खड़े हुए हैं, 2 बार पहले भी वो रह चुके हैं, तीसरी बार कितने आप कॉन्फिडेंट लग रहे हैं कि इस बार भी पूरी चुनाव जो है वो पूरा वोट उनके फेवर में आएगा? देखो, उन्होंने पहले भी 2 टर्म पूरी कर ली है और सेवा की है लोगों की, और मेरे को लगता है कि अभी वो सेवा के लिए हाजिर है और लोगों ने पिछली सेवा जो उन्होंने की है वो सेवा से खुश होकर उनको मैक्सिमम वोट डालेंगे और बड़े फर्क न जिताएंगे। अब बात बिहार भाजपा का सहयोग शिविर और आम जनता की समस्याओं के समाधान की। पटना में बिहार सरकार के मंत्री लोकेंद्र पासवान ने कहा है कि भाजपा कार्यालय में लगातार सहयोग शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि इन शिविरों के माध्यम से बिहार की आम लोगों की समस्याओं को सुनने और उनका समाधान करने का प्रयास किया जाता है। लोकेंद्र पासवान ने इस जनता की मदद के लिए एक अच्छा और सकारात्मक प्रयास बताया। कि निरंतर भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर प्रत्येक दिन रविवार के छोड़ के सहयोग शिविर चलती है। प्रत्येक दिन कोई न कोई माननीय मंत्री, आज ही 3 माननीय मंत्री हमारे साथ 2 और सहयोग शिविर में रहेंगे और बिहार भर के आम जन का जो भी समस्याएं आती है उसका हम लोग प्रयास करते हैं समाधान करने का। अभी आपके सामने बैठेंगे सहयोग शिविर में और आपके सामने ही कुछ समस्याएं जब देखने को जो मिलेगा उसका समाधान करेंगे, प्रयास करेंगे। लेकिन ज़्यादातर हम लोग जब बैठते हैं तो वो समस्या जमीन के लेकर विवाद आता है, ज़्यादातर अमूमन देखने को मिलता है। लेकिन एक अच्छा प्रयास सरकार को है, ये सहयोग का कार्यक्रम जो है, सहयोग शिविर का कार्यक्रम अब तो प्रत्येक महीने के प्रथम और सेकेंड मंगलवार को सरकार ने प्रत्येक जिला मुख्यालय और प्रखंड मुख्यालय पर ही शुरू कर दी है। हम भी प्रभारी मंत्री के नाते पिछले बार बेतिया गए थे, उसके कारण अब उसका समस्या का समाधान पूरी तरह हो पाएगा। और कल भी जिलावार समीक्षा माननीय भू राजस्व मंत्री जी द्वारा की जा रही थी, उसके आधार पर भी देखने के मिला जा रहा है जो अब इस प्रकार का जमीन का जो समस्या आती है वह जमीन का समस्या अब उसका निरंतर समाधान होगा, उसका परसेंटेज कमेगा। अब चूंकि भाई भाई का विवाद होता है, गोतिया फरीक का विवाद होता है, आस पड़ोस का विवाद होता है, अब सरकार जो टाइमलाइन बाइंडिंग जो कर दिया है, जो 30 दिनों के अंदर किसी भी समस्या होगी उसका समाधान करना है और 31वां दिन यदि संबंधित पदाधिकारी जिनके लोंगी पर वह समस्या दिखाई देगी, अटकाने भटकाने लटकाने वाला सिस्टम जिनके लोंगी पर होगा वैसे पदाधिकारी पर कार्रवाई होगी। अब इस कारण वो भी अब जो भी बिहार भर की जो समस्या है उस पर त्वरित गति से और तेजी पकड़ेगा। देश में बढ़ती महंगाई और ईंधन कीमतों को लेकर सियासत तेज हो गई है। दिल्ली में कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की बढ़ती कीमतों को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है।
प्रमोद तिवारी ने आरोप लगाया कि बसपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार आम आदमी की जेब पर धक्का डाल रही है और उन्होंने कहा कि 10 दिनों में के भीतर पेट्रोल डीजल के दाम करीब 7.5 रुपये और सीएनजी के दाम भी बढ़ाए गए हैं। और कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि सरकार आम जनता पर महंगाई का बोझ डालकर कुछ कंपनियों और अपनी करीबी उद्योगपतियों को फायदा पहुंचा रही है। उन्होंने कहा कि बढ़ती महंगाई का असर हर वर्ग पर पड़ेगा। मैं कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी या मोदी सरकार बेशर्मी के साथ और पूरी क्रूरता के साथ आम आदमी की जेब पे डाका डाल रही है। डीजल, पेट्रोल और सीएनजी, अब देखें ना क्या किया है इन्होंने। डीजल पेट्रोल का दाम 7.5 रुपए 10 दिन के अंदर बढ़ा दिया और सीएनजी 10 दिन के अंदर 11 दिन के अंदर 4 बार बढ़े। 15 मई को 2 रुपए, 18 मई को 1 रुपए, 23 मई को 1 रुपए फिर और 26 मई को आज 2, तो 6 रुपए बढ़ गया। मतलब अब जिसको कहते हैं बेशर्मी पे और पूरी क्रूरता पे उतर आए, इंजेक्शन लगा लगा के क्लोरोफॉर्म का, सांप्रदायिकता का, धर्म का, ये आम आदमी को लूट रहे हैं और अपने मित्रों, अपने दोस्तों, अपनी साथी कंपनियों को और कुछ सरकारी कंपनियों को फायदा पहुंचा रहे हैं। अब जिसको कहते हैं इन पे जनता के रोष का, जनता के गुस्से का, जनता की सहूलियत का इतनी बेशर्मी आ गई, कोई असर ही नहीं रहा। रोज उठो एक नई खबर महंगाई की मिलती और फिर ये महंगाई सिर्फ सीएनजी खरीदने वालों पे नहीं पड़ेगी, डीजल खरीदने वालों पे नहीं पड़ेगी, पेट्रोल खरीदने वालों पे नहीं पड़ेगी, ये हर भारतवासी पे पड़ेगी। क्योंकि क्रय केंद्रों तक जो सामान जाता है वो इन्हीं माध्यम के से तो जाता है। जब सामान की ढुलाई महंगी हो जाएगी तो सामान भी महंगा हो। देश में बढ़ती महंगाई और ईंधन की कीमतों को लेकर राजनीतिक बयानबाजी लगातार तेज होती जा रही है। दिल्ली में कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की बढ़ती कीमतों को लेकर केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला है। मनीष तिवारी ने कहा है कि तेल की कंपनियां जैसे HPCL, BPCL और इंडियन ऑयल भारी मुनाफा कमा रही है। उन्होंने दावा किया है कि वर्ष 2025 और 26 में इन कंपनियों का मुनाफा 40% से ज़्यादा बढ़ा और पिछले साल लगभग 70,000 करोड़ रुपए का लगभग हुआ। उन्होंने आरोप लगाया कि एक तरफ तेल कंपनियां मुनाफा कमा रही है और जबकि दूसरी तरफ आम जनता महंगाई की मार झेल रही है। और कांग्रेस सांसद ने कहा कि पेट्रोल की कीमत 100 रुपये के पार पहुंच चुकी है और इसके लिए केंद्र सरकार तथा बसपा जिम्मेदार है। और मनीष तिवारी ने यह भी आरोप लगाया कि पिछले 12 वर्षों में देश की आर्थिक स्थिति कमजोर किया गया और जिसका बोझ आम जनता लोगों पर पड़ रहा है। एक तरफ तो जो तेल बेचने वाली कंपनियां हैं, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जो सरकारी हैं, जो 90% देश का तेल बेचती है, आपके HPCL, BPCL और इंडियन ऑयल, इनके जो मुनाफे हैं वो आसमान छू रहे हैं। मतलब 2024-25 के बनस्पत 2025-26 में इनका जो मुनाफा है वो 40% से ज्यादा गया है। लगभग 70,000 करोड़ रुपए का इन्होंने पिछले वित्तीय वर्ष में मुनाफा कमाया है। जनवरी से लेकर अगर मार्च 2026 को आप अपने संज्ञान में ले तो इन 3 कंपनियों ने 19,000 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया है। जबकि जो ईरान के ऊपर अमेरिका और इजरायल की सैनिकी कार्रवाई थी वो 28 फरवरी 2026 को शुरू हो गई थी। तो बुनियादी प्रश्न ये है कि एक तरफ तो तेल बेचने वाली कंपनियां मुनाफा कमा रही हैं और दूसरी तरफ लोगों को। फिलहाल के लिए इतना ही। तब तक बने रहिए होम टीवी भारत के साथ।